अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 का टाइटल क्या है हमारे पास, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कभी साइंस के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो कभी हम केमिस्ट्री के फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आज भी इंशाल्लाह आपको ह्यूमन बॉडी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर का नाम है बेटा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर है। इसमें हम बेसिकली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कहते हैं रिपीटिशन, यानी जब कोई चीज़ किसी ख़ास इंटरवल के बाद, किसी ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होने लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी जो एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल में, जब उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाएगा तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होने लग जाएंगी, रिपीट होने लग जाएंगी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो हम आते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। हमने पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि 19th सेंचुरी तक हमारे पास जो टोटल एलिमेंट वो कितने डिस्कवर हुए थे, 63 एलिमेंट्स के बारे में शायद आपको याद हो, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था कि एलिमेंट्स किसको कहते हैं। तो 19th सेंचुरी में 63 एलिमेंट्स अरेंज हुए थे। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया कि जो 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं इनको हम किस वे में, किस तरह हम अरेंज करें। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर अरेंज किया। उस टेबल का नाम उन्होंने क्या रखा, पीरियोडिक टेबल। उसमें रोज भी थी और कॉलम भी थी। वो हम आगे पीरियड और ग्रुप के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे कि पीरियड किसको कहते हैं और ग्रुप किसको कहते हैं। तो सिंपल ये है कि 19th सेंचुरी तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन 63 एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। उस टेबल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब वक्त गुजरने के साथ साथ डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज पेश की, अपने तरीके से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जिसका जिक्र है वो हमारे पास है डोब्रिनियर। डोब्रिनियर ट्राइएड। डोब्रिनियर जो है वो साइंटिस्ट का नाम। डोब्रिनियर कौन था, ये एक जर्मन केमिस्ट था और इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएड, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डोब्रिनियर ट्राइएड। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई कहते हैं तीन को। यानी इसने क्या किया, इसने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। एटॉमिक मैसेज की बेस पे तीन एलिमेंट के इसने क्या किए, ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप को उसने एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया, अरेंज किया। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था कि इसने जो हमारे पास सेंट्रल एटम था उसका एटॉमिक मास की एवरेज जो है वो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स की एवरेज के इक्वल थी। ठीक है, दोबारा देखें, इसने तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए और उनको एटॉमिक मास की बेस पे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, जिसको हम डोब्रिनियर ट्राइएड्स भी कहते हैं। और उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था कि जो सेंट्रल वाला या मिडिल वाला जो एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास है वो साइड वाले दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो साइड वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के, यानी ग्रीन और ब्लू मार्कर शो कर रही है, साइड वाले दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। अब वो कैसे, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखी है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, हमारे पास बेरियम का एटॉमिक मास 137। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकल आपने पढ़ा हुआ है कि ऐड करके दो चीजों को उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज आ जाती है। यहाँ पे देखें कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का एटॉमिक मास 137 है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 88.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिडल एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, उसका एटॉमिक मास कितना है, 88। तो इसका इस तरह करके उसने तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना के पीरियोडिक टेबल में उसको अरेंज किया था, जिसमें सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास साइड वाले दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के
बराबर था। तो ये था हमारे पास डोब्रिनियर ट्राइएड का मेथड। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, कुछ डिमेरिट्स थे, कुछ खामियां थी। वो क्या ड्रॉबैक्स थे इसके? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये फ्यू एलिमेंट्स को अरेंज कर सका था, यानी ये टोटल 63 एलिमेंट को अरेंज नहीं कर सका। कुछ एलिमेंट को इसने पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने इस मेथड के जरिए अरेंज किया। आगे इसके ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए न्यूलैंड ने एक अपना लॉ पेश किया, उसको कहते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव। ये न्यूलैंड कौन था? ये न्यूलैंड जो है ये भी हमारे पास एक केमिस्ट था। इसने क्या किया? इसने 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव के जरिए एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या किया? अरेंज किया। वो लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? इससे पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लें कि एटॉमिक मास जो है 1860 में कैनिज़ेरो ने एटॉमिक मास को क्या किया? डिस्कवर किया। जब एटॉमिक मास डिस्कवर हो गया तो 1864 में न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अपने एक मेथड के जरिए अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, और उसका वो मेथड क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का वर्ड निकला है ऑक्टा से। ऑक्टा का मतलब होता है 8। यानी इसने क्या किया? इसने 8 एलिमेंट के ग्रुप बना के उसको पीरियोडिक टेबल में क्या किया? अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो क्या हुआ जी? रिपीटिशन इन, जब इसने 8 एलिमेंट को अरेंज किया तो क्या हुआ? रिपीटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इफ दे अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। तो ये इसका लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव इसका क्या कह रहा है कि अगर हम एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हर 8वें एलिमेंट के बाद क्या होने लग जाएंगी? रिपीट होने लग जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्या मतलब है इसका? इसने इसको किससे कंपेयर किया? म्यूजिकल नोट से। आपको पता है म्यूजिकल नोट्स जो हैं वो भी हमारे पास 8 हैं। तो जैसे 8 म्यूजिकल नोट्स हैं, वो हर 8वां सुर जो है वो पहले सुर के साथ क्या करता है? कंपेयर होता है, मैच करता है। इसी तरह से हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ क्या करेगा? प्रॉपर्टीज की उसके साथ मैचिंग होगी। मैं कहता हूँ ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? एलिमेंट नंबर 8। अब इसने जब अरेंज किया लॉ ऑफ ऑक्टेव के जरिए तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पहले एलिमेंट के साथ क्या करने लग गई? मैच करने लग गई। इस तरह से 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट नंबर 2 के साथ मैच की। इसी तरह 10वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी एलिमेंट नंबर 3 के साथ। यानी हर 7वें एलिमेंट के बाद 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होने लग गई। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। रिपीटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इफ दे अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। ही कंपेयर्ड हिज म्यूजिकल नोट्स। इसने म्यूजिकल नोट्स के साथ इसको क्या किया? कंपेयर किया जी। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ड्रॉबैक इसको कहते हैं खामियों को, नकाइस को, कि इसकी पीरियोडिक टेबल में क्या खामियां थी? नो स्पेस लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। यानी जो अभी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे या जिनको हम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट कहते हैं, इसने न्यूलैंड ने उन एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई जगह नहीं छोड़ी थी, यानी नो स्पेस, इसने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। अच्छा, इसके अलावा इसका दूसरा क्या डिमेरिट है, क्या खामी है इसकी? नोबल गैसेस जो है उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुई थी, तो इसका जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर नोबल गैसेस की भी कोई जगह नहीं थी। उसके अंदर नोबल गैसेस की भी कोई जगह नहीं थी। तो ये दो खामियां थी इसकी। आगे हम चलते हैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के तरफ। जो हमारे पास अब फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, वो उसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल। और वो किसने पेश किया था? वो मेंडलीफ ने पेश किया था, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब ये जो खामियां थी न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में, उसको दूर करने के लिए मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल पेश किया। मेंडलीफ कौन था? पहले थोड़ा सा मेंडलीफ के बारे में डिस्कस कर लें। मेंडलीफ रशियन केमिस्ट था, यानी ये रशिया का रहने वाला कीमियादान था। और जो पीरियोडिक टेबल फर्स्ट वर्जन वाला पीरियोडिक टेबल है वो किसने बनाया था? वो मेंडलीफ ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री है कि मेंडलीफ कौन था और इसने क्या काम किया। अच्छा, अब इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल के अंदर। कैसे अरेंज किया? ही अरेंज्ड द 63 एलिमेंट्स which were known at that time in horizontal rows called period।
इसने क्या किया, 63 एलिमेंट को हॉरिजेंटल, ये जो हमारे पास पोजीशन है ये हॉरिजेंटल है और इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो इसने 63 एलिमेंट को हॉरिजेंटल वे में क्या किया, अरेंज किया। इसके अरेंजमेंट से क्या फायदा हुआ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स वर्क्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम। जब इसने इस तरह फिगर्ड में अरेंज किया तो इसको फायदा क्या हुआ कि जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ गया। कैसे? अच्छा ये देखें, 1 2 3 4 ये एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एलिमेंट नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 एलिमेंट। अब ये पहले और नौवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, आपस में मैच हो रही है। इसी तरह से इसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया तो सेम ग्रुप में जो एलिमेंट थे या सेम वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट थे उनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। जैसे हम अगर पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के बारे में बात करें, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद लिथियम हो गया, सोडियम, पोटाशियम और रुबेडियम, फ्रांसियम, तो पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये आगे डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। तो इसका क्या काम था, इसने 63 एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया। इससे इसको क्या फायदा हुआ कि जो सिमिलर केमिकल वाली प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे वो सेम वर्टिकल कॉलम में जो है वो अरेंज होते गए। अच्छा, इसने पीरियोडिक लॉ पेश किया। पीरियोडिक लॉ क्या था इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्या मतलब है कि अगर एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होने लग जाएंगी, रिपीट होने लगे। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि प्रॉपर्टीज का रिपीट होना रेगुलर इंटरवल के बाद। तो इसने जब अरेंज किया था तो रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या होने लग गई थी, रिपीट होने लग गई थी। तो इसको उसने क्या नाम दिया, पीरियोडिक लॉ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके मिनट्स, इसके क्या फायदे थे, इसने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था उसके फवाइद क्या थे। सबसे पहला इसका फायदा ये था कि इसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, देखें जो गलती न्यूलैंड ने की थी वो गलती मेंडेलीव ने नहीं दोहराई। इसने क्या किया था, जो अभी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए जगह छोड़ दी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि उस टाइम तो 63 एलिमेंट थे। अब हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट। तो जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसके लिए उसने क्या कर दिया, जगह छोड़ दी पीरियोडिक टेबल में। और कुछ एलिमेंट्स जो पहले जिन अरेंज थे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास की बेस पे, उसकी इसने क्या कर दी, करेक्शन, यानी करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट। जहां इसके फायदे थे वहां इसके नुकसान भी थे, यानी नकाइस भी थे, डिमेरिट्स भी थी, खामियां भी थी। वो क्या खामियां थी, he was failure to explain the position of isotopes। आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा है कि आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। तो आइसोटोप्स के बारे में इसने कोई पोजीशन के बारे में नहीं बताया था कि कौन सा आइसोटोप जो है वो कौन सी पोजीशन पे होगा पीरियोडिक टेबल पे। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, इन तीनों का एटॉमिक नंबर सेम। यानी इसने क्या किया था, एटॉमिक मास की बेस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया था और आइसोटोप्स के बारे में इसने कोई उसकी पोजीशन के बारे में नहीं बताया था कि कौन सा आइसोटोप किस पोजीशन पे होगा। अच्छा, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट, और इसने कुछ एलिमेंट को जो है जब अरेंज किया था तो उसकी जो एटॉमिक मास की थी, एटॉमिक मास में कुछ खामियां थी जो इसने अरेंज किया था। फॉर एग्जांपल रॉन्ग ऑर्डर से क्या मुराद है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 59 और आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक मास है 58। अब होना तो ये चाहिए था कोबाल्ट जो है वो आर्गन से बाद में आए और आर्गन जो है वो कोबाल्ट से पहले जो है उसकी प्लेसमेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसकी जो एटॉमिक, इसके जो पीरियोडिक टेबल था उसमें भी क्या था, उसमें रॉन्ग ऑर्डर था एटॉमिक मासेस का कुछ एलिमेंट को, यानी इसने सही तरह से तरतीब नहीं दिया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें डोब्रिनियर शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय डोब्रिनियर ट्राइएड? डोब्रिनियर ट्राइएड से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ ऑक्टेव या हाउ न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? न्यूलैंड ने एलिमेंट को कैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया? या हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हाउ मेंडलीफ अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कि व्हाट वाज द डिफेक्ट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल या डिफाइन द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। तो ये था आज का टॉपिक। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कुछ आपसे बात की थी कि मैं आज आपको ह्यूमन बॉडी में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आपने बेटा देखा होगा कैमरे जो हैं उनकी पिक्सल के बारे में आपने सुना होगा कि कैमरे की जो है वो रेजोल्यूशन कितनी होती है। कुछ कैमरे जो हैं वो 48 मेगापिक्सल कैमरा है, कुछ का 63, 64, 100, 200। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हमारी जो आंख है उसमें कितने पिक्सल पाए जाते हैं? जी, तो बेटा हमारी आंख के अंदर 576 पिक्सल मौजूद होते हैं। एक तो ये फैक्ट है। दूसरे नंबर पे हम रोजाना सांस लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? जी, तो बेटा मैं आपको बताता चलूं कि हम एक दिन में 23,100 मरतबा सांस, यानी अगर आप काउंट करना स्टार्ट कर दें कि एक जगह पे बैठ जाएं और काउंट करना स्टार्ट कर दें, तो आप अगर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आप एक दिन में 23,100 मरतबा सांस लेते हैं। उसके अलावा हम जो है हमारा ब्लड, हमारा जो हार्ट है वो खून सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी को। कभी आपने ये सोचा है कि हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार दिन में पंप करता है? जी, तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारा हार्ट जो है वो एक दिन में 1,15,200 मरतबा क्या करता है? पंप करता है। और आज का लास्ट हमारा जो फैक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारी जो बॉडी के अंदर वेन्स हैं या आर्टरीज हैं उसकी लेंथ कितनी है? हाँ जी, तो उनकी लेंथ है 75 किलोमीटर। यानी अगर हमारी बॉडी की जितनी भी वेन्स या आर्टरीज हैं अगर हम उसको सीधा कर दें यानी एक ही लाइन में लगा दें तो उसकी लेंथ कितनी है? 75 किलोमीटर। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे जो कैसा निज़ाम बनाया हमारी बॉडी में। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।